तुमने पुकारा और हम चले आए। आपने डिमांड करी कि सर वेव ऑप्टिक्स लेके आओ। पिछले सेशन में भर भर के भी डिमांड आई थी वेव ऑप्टिक्स की और इसलिए मैं लेके आ चुका हूं वेव ऑप्टिक्स। लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले ये बता दूं कि मुझे इस सेशन पे चाहिए 1000 लाइक और 200 कमेंट। तो लाइक बटन पे उंगली लगाओ या अंगूठा मुझे नहीं पता, लेकिन लाइक हो जाना चाहिए। आइए करते हैं शुरुआत वेव ऑप्टिक्स की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है फेज और पाथ के रिलेशन का। ध्यान से सुनना बात। एक वेव की अगर मैं चर्चा करूं तो ये वेव का रिप्रेजेंटेशन है, ये जो टोटल लेंथ है ये लैम्डा कहलाती है वेवलेंथ। और अगर मैं इसके फेज की बात करूं तो कंप्लीट लैम्डा में 2 पाई का फेज कवर करती है कोई भी वेव। और फेज और पाथ का रिलेशन हम निकालते हैं यूनिटरी मेथड से। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि लैम्डा पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग 2 पाई का फेज डिफरेंस, हाँ या ना? तो यूनिट पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई बाय लैम्डा। आई रिपीट द पॉइंट, यूनिट पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई बाय लैम्डा। 2 यूनिट पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2। 3 यूनिट पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 3। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको कई जगहों पे घूम घूम के आपके सामने आएगा। वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है किसी भी वेव के लिए? v इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा, जहां पे v वेव वेलोसिटी है, लैम्डा वेवलेंथ है, f फ्रीक्वेंसी है। और इसके बारे में एक बात मैं हर बार कहता हूं, वेव्स में कही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कही, अब वेव ऑप्टिक्स में फिर कह रहा हूं कि किसी भी वेव में फ्रीक्वेंसी, फेज और कलर, ये तीन चीजें रहती है कांस्टेंट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है। बाकी सभी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इंटेंसिटी की बात करें तो ये होता है हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है स्लिट विड्थ के, यानी डब्ल्यू के, ठीक है। चलिए चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे, चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। हाइगन्स थ्योरी क्या कहती है? हाइगन्स थ्योरी ये कहती है कि हर पॉइंट सोर्स और लाइट का, उसके सेंटर पे होता है डिस्टरबेंस, जिसके कारण वेव्स निकलती हैं, जिसके कारण एनर्जी निकलती है। और जो लोकस होता है उन सभी पार्टिकल्स का जो ऑसिलेट कर रहे हैं सेम फेज में, लिसन द पॉइंट वेरी केयरफुली, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज, मतलब मैंने तालाब में सेंटर पे एक बॉल गिराई, तो वो सभी पॉइंट्स जहां पे डिस्प्लेसमेंट किसी भी समय पे मैक्सिमम या मिनिमम था, यानी जिनका बिहेवियर सेम था, उन सभी पॉइंट्स का लोकस कहलाता है क्या? वो कहलाता है वेव फ्रंट। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट हैं वहां से नए डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं, जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और इनके जब आप फॉरवर्ड एनवेलप ज्वाइन करोगे तो वो देगा आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट। वही यहां पे लिखा हुआ है सेकेंडरी वेवलेट। और इसके बाद अगली चर्चा में बता रहा हूं अगले पेज पे, सुनिए जरा। फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट, मतलब अगर ये एक सेंट्रल डिस्टरबेंस है, ये आपका वेव फ्रंट है, ये जितने भी पॉइंट मैंने अब बनाए हैं यहां से वापस वेव निकलेंगी, हर डायरेक्शन में निकलेंगी, हर डायरेक्शन में निकलेंगी। और आपको क्या करना है? आपको बनाना है इनके फॉरवर्ड एनवेलप। टेंजेंट बनाओगे, उसको ज्वाइन कर दोगे तो ये आपको दे देगा क्या? ये आपको दे देगा सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। ये आपके सामने प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट के सेकेंडरी वेवलेट, ये जो येलो येलो मैंने बनाए हैं, अब इनके बाहर ये निकल रही है यहां से क्या? सेकेंडरी डिस्टरबेंस। और इन सेकेंडरी डिस्टरबेंस का जब आप टेंजेंट ज्वाइन करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। सिमिलरली यहां पे मैंने स्फेरिकल के लिए बनाया है। आई होप दैट द पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। इन होमोजीनियस मीडियम द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये बात आपको याद रखनी है। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। कितना समय हो चुका है? 3 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पोटेंशियल सरफेसेज में होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती थी, बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पे अगर आप बात करोगे तो परपेंडिकुलर है। कौन परपेंडिकुलर है? वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव फ्रंट से। चलिए चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। टू सोर्सेज आर कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेज कौन होते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी, फेज और कलर सेम होता है, जिनके फेज में कोई डिफरेंस नहीं होता, या तो कांस्टेंट डिफरेंस होता है। सुनना, फेज डिफरेंस या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा। इन शॉर्ट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होंगी। तो क्या कह दिया हमने? फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। और इसलिए इनका फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट है या तो जीरो है। अगली बात, इनकोहेरेंट सोर्स जिसका फेज डिफरेंस वेरिएबल हो। सिंपल सी बात है, डायरेक्टली याद रखना। इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं तो इंटरफेरेंस में हम लोगों को करना क्या है? दो वेव्स जिनकी एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, वो मिल रही हैं और एक रिजल्टेंट वेव बना रही हैं। तो नेट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन आप लिखेंगे रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5, वेयर 5 इज द फेज डिफरेंस।
आपको पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे ए स्क्वायर बन जाएगा आई, ये a1 स्क्वायर बन जाएगा i1, a2 स्क्वायर बन जाएगा i2, a1 a2 बन गए रूट i1 रूट i2। अगर मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करूं तो वो कितना हो सकता है, वो a1 प्लस a2 हो सकता है। मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करूं तो वो कितना हो सकता है, a1 माइनस a2 हो सकता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करूं तो वो कितना हो सकता है, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी की बात करूं तो रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, रूट i2 को कॉमन निकाल लो, एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के टर्म्स में। आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे तेज रफ्तार में। सबसे प्यारा, सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, ये दो सोर्सेज हैं S1 S2, यहां से वेव्स निकल रही हैं, ये जा रही हैं वेव्स, और इनका यहां पे जाके हो रहा है इंटरफेरेंस। आपने सबसे पहले यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये जो सेपरेशन है ये कहलाता है पाथ लेंथ या तो पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स, जिसको क्या आपने लिख दिया डी साइन थीटा। स्मॉल डी क्या है, दोनों सोर्सेज के बीच का सेपरेशन। कैपिटल डी क्या है, सोर्सेज और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। तो आपने डेल्टा एक्स को लिख दिया डी साइन थीटा, फर्स्ट पॉइंट। ओके, दूसरी बात आपने लिखी कि अगर ये एंगल थीटा है तो अप्रोक्सीमेटली ये भी थीटा होगा। शब्दों पे ध्यान देना, अप्रोक्सीमेटली, लगभग ये भी थीटा है। और अगर ये थीटा है, ये y है, ये वो पॉइंट है जिसपे आपको मैक्सिमा या मिनिमा की चर्चा करनी है। ये कैपिटल डी है, तो आप टेन थीटा को लिख सकते हो y बाई डी। पहली बात आपने लिखी डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, यहां से आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकाली। छोटे एंगल के लिए साइन थीटा और टेन थीटा आपस में बराबर होते हैं। क्या कहा मैंने, छोटे एंगल के लिए साइन थीटा और टेन थीटा आपस में बराबर होते हैं। कितना समय हो गया है, 6 मिनट समथिंग सेकंड। ठीक है, छोटे एंगल के लिए साइन थीटा टेन थीटा आपस में बराबर, बहुत बढ़िया। तो यहां पे से कंपेयर करके आपने एक्सप्रेशन लिख दिया डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी बाई डी, और y का एक्सप्रेशन लिख दिया डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा। ठीक है, अब यहां से हम चर्चा करेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स जो है वो बन जाएगा 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू। ठीक है, और जैसे ही आप डेल्टा एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको एक्सप्रेशन ये देखने को मिलेगा। फ्रिंज विड्थ, जो कि दो कॉन्जिकेटिव फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन होता है, वो होती है लैम्डा, यहां पे लैम्डा भी आएगा, लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, अगर आप बात करें एंगुलर फ्रिंज विड्थ की तो बीटा को कैपिटल डी से डिवाइड कर दो, ये आएगा लैम्डा बाई डी। एक यहां पे लैम्डा मिसिंग है, यहां पे मैंने लगा दिया। ठीक है, दिस इज लैम्डा डी बाई डी। चलिए, अब अगर हम बात करें ब्राइट फ्रिंज की, अगर हम बात करें ब्राइट फ्रिंज की, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, n टाइम्स ऑफ लैम्डा। ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस n टाइम्स ऑफ लैम्डा, तो y बन गया n लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ बन गई लैम्डा डी बाई डी यानी कि सेम, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी सेम। अगर पूरे अपैरेटस को, याद रखना इंपॉर्टेंट केकेटी बता रहा हूं, अगर पूरे अपैरेटस को आप पानी में डाल दो या किसी दूसरे मीडियम में डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो लैम्डा चेंज हो जाएगा लैम्डा बाय म्यू, बीटा चेंज हो जाएगा बीटा बाय म्यू, थीटा चेंज हो जाएगा थीटा बाय म्यू। मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स भी इसी तरह से चेंज हो जाएंगे क्योंकि उनके बीच में लैम्डा आ रहा है। ठीक है, यानी हर पैरामीटर को आपने डिवाइड कर दिया म्यू से। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर, ये काम की बात है। अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको YDSC का रिवर्स करना है। सारे एक्सप्रेशन मैक्सिमा के मिनिमा में आपने उल्टे कर दिए। ठीक है, चलिए अगली बात, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें आप अनपोलराइज लाइट को 100% पोलराइज कर देंगे। रिफ्लेक्शन में लाइट पूरी तरह पोलराइज हुई है, रिफ्रैक्शन में लाइट पार्शियली पोलराइज हुई है। इतने से कॉन्सेप्ट में से भी सवाल बन जाते हैं। रिफ्लेक्शन ने दिया 100% पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन ने दिया पार्शियल पोलराइजेशन। मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात पे क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। दूसरी बात, ब्रूस्टर एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे के, सुनना जरा ध्यान से, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे के रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट आपस में 90 डिग्री पे हो, वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है ब्रूस्टर एंगल। तो यहां पे आपने लगाया स्नेल लॉ, आपको रिलेशन मिलेगा म्यू इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, या तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू। मैल्यूज लॉ की अगर हम लोग बात करें तो मैल्यूज लॉ, जब आप एक अनपोलराइज लाइट के आगे पोलरॉइड लगाते हैं तो सबसे पहले उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है। एक और पोलरॉइड लगाओगे और उसको टिल्ट करोगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बाहर निकलेगी, सुनना जरा शब्दों पे ध्यान देना, वो होगी आई नॉट टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आई नॉट क्या है, आई नॉट इज नॉट द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। शब्दों पे ध्यान दीजिए, आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज लाइट। एक बार पोलरॉइड लगाया, लाइट पोलराइज हुई, और अगला जो पोलरॉइड लगाया है आपने
उसको जब घुमाओगे तो जो इंटेंसिटी होगी वो है आई, वो है आई। ठीक है, गलती क्या करते हैं बच्चे, यहां पे आई नॉट की वैल्यू अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी के बराबर रख देते हैं, गलत, ध्यान देना है बात पे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, रिजॉल्विंग पावर। कोई भी दो नजदीकी पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स के बीच में कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैसे डिफरेंस कर पाता है। आपकी आंख दो बहुत ही पास पास पॉइंट अगर मैं बना दूं तो उनको देख पा रही है क्या, ये एबिलिटी कहलाती है रिजॉल्विंग पावर। माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो रिजॉल्विंग लिमिट होती है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू sin थीटा, जहां पे थीटा इज द हाफ एंगल ऑफ द कोन। कौन सा कोन, जो दो पॉइंट्स को आप ऑब्जेक्ट से बना रहे हो, आप माइक्रोस्कोप से जो बना रहे हो, इन दो पॉइंट्स को देख रहे हो, सेंटर पे कोन बन रही है, उस कोन का हाफ एंगल है। ठीक है, टेलीस्कोप की अगर आप बात करो, देखो ये है हाफ एंगल, ये इतना एंगल। ठीक है, टेलीस्कोप की बात करो तो रिजॉल्विंग लिमिट इज 1.22 लैम्डा बाय ए क्या है, एपर्चर है ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ गया होगा, अगर आ गया तो तेज रफ्तार में दिल बना दो और अगले टॉपिक का नाम लिख दो। ओके, सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।